आज फिर शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल का बचा हुआ भाग। आगे बढ़ते, बायोमोलिक्यूल जो था, हम लोग देखे थे कि वैसे मॉलिक्यूल्स को बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है या उनके द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पर बात है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो पॉलीमर होता है ग्लैक्टोज का, मैनोज का और यूरोनिक एसिड का। इसमें कुछ प्रमुख जो नाम हैं जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के रूप में पाए जाते हैं, वो है म्यूसिलेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिपेरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटाइन सल्फेट और केराटिन सल्फेट। ये कुछ प्रमुख म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं। म्यूसिलेज जो है वो स्लाइमी सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये मुख्यतः ग्लैक्टोज और मैनोज का बना होता है। तो म्यूसिलेज क्या है? चिपचिपा पदार्थ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पौधों में पाया जाता है, और ये मुख्यतः ग्लैक्टोज और मैनोज का बना होता है। सामान्यतः आप इसबगोल का भूसी खाए होंगे जो कि सीड का उसका कवर होता है। इसबगोल को हम लोग बॉटनी में बॉटनिकल नेम जो है उसका प्लांटेवा प्लांटेगो टेगो ओवालाटा बोलते हैं, ओवाटा बोलते हैं। प्लांटेगो ओवाटा, ये जो है प्लांटेगो ओवाटा का जो सीड कोट होता है उसी को हम लोग इसबगोल के भूसी के रूप में खाते हैं। उसको देखे होंगे, अगर पानी में डाले होंगे तो वो पूरा जेली लाइक सब्सटेंस के रूप में बदल जाता है। एक एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में बदल जाता है जो कुछ हद तक स्लाइमी होता है, और वो जो होता है वो मेनली म्यूसिलेज होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होता है। फिर भिंडी आप देखे होंगे, ओकरा जिसे बोलते हैं। भिंडी का जो को कभी काटे होंगे अगर आप फल को, या फिर उसको तोड़े होंगे, तो उसके वहाँ पर कुछ चपचपा पदार्थ आपको निकलता है। वो आपका क्या है? वो म्यूसिलेज है या म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है। कुछ सीड बीज जो है, सीवीड्स जो होते हैं जो आपका समुद्र में पाए जाते हैं, उनसे भी ये आपको प्राप्त होता है, जिसको हम अगर कह सकते हैं अल्जीनिक एसिड देखे हैं, कोराजिनिन देखो। हम सीवीड्स अर्थात जो बड़े अलगी हैं जो पाए जाते हैं आपके सी में, उनसे भी कुछ म्यूको पॉलीसेकेराइड से म्यूसिलेज प्राप्त करते हैं। जैसे अगर है, म्यूसिलेज का एक रूप है, आर्जिनिक एसिड है, कोराजिनिन है। अगला है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड भी जो है ना एक तरह का म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है। ये आपका साफ पानी जैसा होता है, लुब्रिकेटिंग मटेरियल है। सामान्यतः आपके कनेक्टिव टिश्यू में, हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, और कुछ में सेल वॉल बनाता है। ये सिनोवियल फ्लूइड जो होते हैं हमारे जॉइंट्स पे, बड़े बड़े जो बोन्स होते हैं, मैच्योर बोन्स, उनके जॉइंट्स पे जो है ना सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, और उसमें पाया जाता है ये हाइलुरोनिक एसिड। प्लस हमारे जो सीएनएस है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें जो लिक्विड होता है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसमें भी आपका ये हाइलुरोनिक एसिड जो है वो पाया जाता है। प्लस ओवम के सरफेस पर ही पाया जाता है। और तो और जो आईबॉल का विट्रस ह्यूमर होता है, आईबॉल कैविटी अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो आईबॉल जो है कैविटी दो हिस्सों में बटा होता है। एक लेंस से आगे का हिस्सा और एक लेंस से पीछे का हिस्सा रेटिना तक। तो लेंस से जो बड़ा हिस्सा जो है, लेंस से रेटिना तक का जो हिस्सा होता है, बड़ा चैम्बर, उस चैम्बर को विट्रस चैम्बर कहते हैं। और उसमें जो आपका मटेरियल होता है, लिक्विड जैसा फ्लूइडी जो मटेरियल होता है, उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर जो होता है उसमें आपका ये हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। ये रियली में हाइलुरोनिक एसिड करता क्या है? ये टफनेस देता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ, और इसलिए कार्टिलेज और जो टेंडन्स हैं उनमें भी आपको आराम से ये पाया जाता है। ये जो है ना आपका डी ग्लूकुरोनिक ग्लूकुरोनिक एसिड का एक पॉलीमर होता है, और साथ ही साथ इसके साथ जुड़ा होता है डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जिसे हम लोग नाग भी कहते हैं। ये जो आपका ग्लूकुरोनिक एसिड है वो आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है, जबकि एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है वो ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव होता है। तो ये दोनों जो हैं सो कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसका, आपका हाइलुरोनिक एसिड का। नेक्स्ट है हिपेरिन। हिपेरिन जो है ना वो भी एक पॉलीमर है जिसके जिसके जो आपके यूनिट्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं अल्फा 1,4 ग्लूकोसामीन और ग्लूक्यूरोनिक एसिड के रूप में। इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपके कौन है, ग्लूकोसामीन है और ग्लूक्यूरोनिक एसिड है। ग्लूकोसामीन जो होता है वो अल्फा 1,4 के रूप में जो है ना वो जुड़ जाता है किसके साथ, ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ। ग्लूकोसामीन जुड़कर एक पॉलीमर बनाता है। ये आपके एंटी कोगुलेंट के रूप में काम करता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। और तो और ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में मुख्य रूप से लीवर से आता है और लीवर के जो सेल्स होते हैं उसको हिपैटिक सेल्स कहते हैं। इस कारण से इसे हिपेरिन नाम पड़ा। इसका नाम जो हिपेरिन पड़ा है वो हिपैटिक सेल से पड़ा है, जो कि लीवर के यूनिट सेल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं, अर्थात लीवर में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं। प्लस हमारा जो ब्लड होता है उसका कुछ WBC जो होता है उसका भी कुछ एक WBC से इसका स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, जैसे कि बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स जो होता है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, उससे भी इसका सिक्रीशन होता है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हिपेरिन हमारे ब्लड में हिपैटिक सेल से आता है, किसका, लीवर का। नेक्स्ट बात अगर करें तो अगला है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो होता है वो आपका ग्लूकुरोनिक एसिड और एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है। ये मुख्यतः कार्टिलेज और जो बड़े शरीर के हमारे जो बड़े बोन्स हैं उनमें आपके पाया जाता है, मैच्योर बोन्स में पाया जाता है, और तो और ज्वाइंट पर पाया जाता है, सिनोवियल फ्लूइड में भी। ये इसके साथ साथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर में आई का पाया जाता है। अर्थात कॉन्ड्रोटिन सल्फेट भी जो है ना वो कुछ हद तक हाइलुरोनिक एसिड के तरह ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट है डर्मेटन सल्फेट। डर्मेटन सल्फेट जो होता है वो स्किन पर पाया जाता है, कॉर्निया, आई के कॉर्निया में पाया जाता है, और तो और हार्ट वाल्व में पाया जाता है। अगला है किरेटन सल्फेट। किरेटन सल्फेट जो होता है एसिटाइल ग्लूकोसामीन ग्लैक्टोज सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है, और ये स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, इसलिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड के कारण ही इसका नाम सल्फेट पड़ा। ये हमको हमारे स्किन को या कॉर्निया को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मजबूती देता है। नेक्स्ट है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन जो होता है वो आपका शायद थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा तो पढ़े होंगे, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन के का। ये जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन होता है उस पर वो आपका रेली में डाई सैकराइड्स के रूप में यूनिट होते हैं उसके। एक होता है आपका एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसे हम लोग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को हम लोग नाग कहते, और ये ग्लूकोज डेरिवेटिव है। जबकि दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसे हम नाम कहते, अर्थात ये आपका अमीनो शुगर एक है, नाग और नाम, उन दोनों के डाइमर के द्वारा ये बनता है, डाइमर के आपस में जुड़ने से बनता है। नेक्स्ट है म्यूकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकन। ये जो म्यूकोप्रोटीन जैसा कि नाम है, म्यूको आया शब्द आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन प्रोटीन का मतलब यहाँ पर प्रोटीन से है, अर्थात इसमें म्यूको पॉलीसेकेराइड्स जो होता है उसके साथ साथ कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है वो आपका करीब करीब 90 से 95% होता है, जबकि प्रोटीन करीब 5% तक होने के कारण ही इसे प्रोटीनोग्लाइकन नाम से अच्छा म्यूकोप्रोटीन बोलना होगा, अर्थात ज़्यादा मात्रा में इसमें ग्लाइको होता है, प्रोटीन काफ़ी कम होता है। ये आपका हमारे म्यूकस जो आपके होते हैं उसके म्यूसिन में पाया जाता है। आप लोग पीछे जानते होंगे शायद
कि म्यूसिन एक केमिकल है जो वाटर के साथ मिलकर चपचपा हो जाता है और उस रचना को म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस रियली में म्यूसिन और वाटर का बना होता है। प्लस जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा ए बी या आर एच फैक्टर है या ए बी है, उस पर उसके सतह पर भी ये आपका एंटीजन जैसा काम करता है आरबीसी के सतह पर। तो ये ब्लड ग्रुप सब्सटेंस के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये म्यूकस में पाया जाता है म्यूसिन के रूप में, और म्यूसिन और H2O दोनों को एक साथ म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूसिन में होता है। प्लस और कहाँ पाया जाता है, तो हमारे जो ब्लड ग्रुप है आरबीसी के सतह पर जो उसका एंटीजन पाया जाता है, वो एंटीजन भी इसी का बना होता है, म्यूको प्रोटीन का या ग्लाइको प्रोटीन का। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका जो था कार्बोहाइड्रेट का बचा हुआ हिस्सा हम लोग देख रहे हैं। अगला है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो एनिमल सेल्स वगैरह पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में पाया जाने वाला एक पतला सा ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये कहता क्या है कि जो भी आपका रिसेप्टर आता है, मतलब कोई भी सूचना वगैरह जो बाहर से आता है, कोई भी मॉलिक्यूल आता है, उसको रिसीव करता है और रिसीव करके क्या करता है, स्टिमुलाई को अंततः प्रॉपर रिस्पांस उसको प्रदान करता है, प्रॉपर जवाब देता है। मतलब कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और वो करता क्या है, तो वो आपका स्टिमुलस को ग्रहण करके सेल मेम्ब्रेन या सेल को प्रोवाइड करता है, उसको देता है प्रॉपर रिस्पांस के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का देख लेते हैं। इसे भी हम लोगों ने देखा था कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसे दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स और एक नॉन रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स। रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो आपके क्यूप्रिक सल्फेट या क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है, इस रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब क्यूप्रिक सल्फेट को क्यूप्रस ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में बदल देते हैं, जिसके चलते कलर जो है ना वो चेंज होता है। तो रियली में जो भी रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं क्यूप्रिक को क्यूप्रस में बदलने के लिए। और इसका रीजन होता है कि उनमें उन पर फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाता है, और जो उनमें रिडॉक्स रिएक्शन का एबिलिटी देता है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण ही वो क्या करते हैं, कलरिंग करते हैं या कलर को में परिवर्तन लाते हैं। ये जो आपका टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का, मुख्यतः दो तरीकों से होता है। एक तो बेंडिक टेस्ट के रूप में होता है, एक फेलिंग टेस्ट के रूप में। बेंडिक टेस्ट जो होता है वो आपका बेंडिक सॉल्यूशन के मदद से होता है, और बेंडिक सॉल्यूशन में मुख्यतः दो चीजें होता है, एक क्यूप्रिक सल्फेट और दूसरा होता है सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट समानतः एक साथ रखे जाते हैं, जबकि क्यूप्रिक सल्फेट जो होता है वो अलग बोतल में या अलग जो है ना पैक में होता है। जिस समय हमको चेक करना होता है किसी भी आपको जो मिला है कोई भी आपका जो पदार्थ मिला है, चाहे यूरिन हो चाहे ब्लड हो या कुछ भी अर्थात स्पेसिमेन जो मिला है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इस रिएजेंट को मिला देते हैं। और रिएजेंट में मिलाने के पहले उन दोनों को आपस में मिलाते हैं, और मिलाने के बाद उसके कुछ बूंद जो है ना एक परखनली में या टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में करीब जो है ना 8 बूंद यूरिन का या स्पेसिमेन का डाल देते हैं और उसको बॉयल करते हैं। जब कुछ मिनट तक बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर जब देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो है ना जो कलर था वो आपका ग्रीन या येलो के या ऑरेंज के रूप में भी नजर आता है। जिस समय गर्म करते रहते हैं उस समय आपको ये नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है आपका ग्रीन है कि येलो है कि ऑरेंज है, ये उसका क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बताता है, कितना मात्रा में ग्लूकोज या जो भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है वो उसमें है।
मान ली किसी के यूरिन का चेक करना है कि यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं, मतलब डायबिटीज का चांस है कि नहीं, तो क्या करेंगे, यूरिन को लेकर उसे हम लोग क्या करते हैं, इस रिएजेंट में डालकर, बेंडिक सॉल्यूशन में डालकर उसको गर्म करते हैं और कुछ मिनट तक गर्म करने के बाद छोड़ देते हैं। अगर कलर जो है ना अलग अलग रूप में प्राप्त हो तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपका परिवर्तन इसमें आपका कोई ना कोई मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग के रूप में है। नेक्स्ट जो बात है फेलिंग टेस्ट का, फेलिंग टेस्ट में फेलिंग सॉल्यूशन लेते हैं और फेलिंग सॉल्यूशन जो है ना करीब करीब बेंटिक सॉल्यूशन के जैसा ही होता है। इसमें मुख्यतः आपके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्यूप्रिक सल्फेट होता है, जैसा कि ऊपर हम लोग देखे थे Cu2SO4 के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और तो और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, रिएजेंट को आपस में मिला दिया जाता है जिस समय इसका यूज करना होता है, उपयोग करना होता है। अब उस मिक्सर में हम जो स्पेसिमेन मिला है उसको डाल देते हैं। अगर यूरिन मिला है तो करीब 8 बूंद, अगर दूसरा कुछ मिला है तो उसमें भी वही हिसाब से डालते हैं। कुछ देर बॉयल करने के बाद उसको जब देखते हैं तो देखते हैं कि उसका कलर अगर बदल रहा है, येलो हो गया, ब्रिक रेड कलर का हो गया, तो ये हमको पता लग जाता है कि जो दिया गया था आपका स्पेसिमेन उसमें ग्लूकोज या कोई रिड्यूसिंग शुगर है। अर्थात दोनों के दोनों टेस्ट, चाहे बेंडिक टेस्ट हो चाहे फेलिंग टेस्ट हो, ये मोनोसेक्राइड खास करके ग्लूकोज के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टेस्ट में मदद करता है। क्वांटिटेटिव का मतलब समझ रहे हैं कितना मात्रा में है, क्वालिटेटिव का मतलब है कि नहीं है। इन दोनों में इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये टेस्ट कि थोड़ा सा भी अगर आ जाए यूरिन में या जहाँ भी हो, वो ग्लूकोज या रिड्यूसिंग शुगर का कोई आपका थोड़ा बहुत भी अंश आ जाए तो तुरंत ये क्या करता है, अपने रंग को चेंज करके उसको आपको बता देता है कि उसमें इतना है ग्लूकोज या कोई दूसरा रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हम लोगों ने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, कार्बोहाइड्रेट कुछ जैसे समाप्त हो गया। किन्हीं को भी अगर पूछना होगा तो आराम से पूछ लेंगे। अगला बात करते हैं प्रोटीन्स का, थोड़ा सा इसको शुरू कर देते हैं ताकि अगला दिन जो है ना अमीनो एसिड को पढ़ सके ठीक से। प्रोटीन जो होता है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है जिसका मतलब होता है फर्स्ट या प्राइमरी इंपॉर्टेंस, मतलब वैसा पदार्थ, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका प्राथमिक इंपॉर्टेंस हो, प्राइमरी इंपॉर्टेंस हो, उसका नाम प्रोटीन पड़ा। प्रोटीन जो है ना वो सबसे पहले खोजा गया था जे मुल्डर के द्वारा। ये जो जे जो आपका मुल्डर थे, इन्होंने आपको प्रोटीन को खोजा भी और प्रोटीन नाम भी सबसे पहले उन्होंने ही दिया था, ठीक है। बर्जिलियस ने दिया था लेकिन सबसे पहले जो है ना उपयोग उन्होंने ही किया था। कौन? मुल्डर ने। तो मुल्डर ने आपका प्रोटीन का खोज किया, प्लस प्रोटीन शब्द जो है ना उसका उपयोग सबसे पहले किया, जबकि प्रोटीन वर्ड जो था वो खोजा गया था या दिया गया था जे बर्जिलियस के द्वारा। प्रोटीन जो होता है काफी बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल्स होता है और इसमें एक प्रोटीन में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बार बार जो है ना कंफ्यूजन करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन क्या है। कई लोग तो एक दोनों को बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन आपको जो है ना ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपका प्रोटीन होता है वो आपका पॉलीपेप्टाइड तो होता है, लेकिन सभी के सभी जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं प्रोटीन नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो प्रोटीन समानता रचनात्मक बायोमोलेक्यूल्स होता है, स्ट्रक्चरल बायोमोलेक्यूल्स होता है, और इसमें उस पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन कहते हैं जिसमें कम से कम जो है सो 20 अमीनो एसिड पाया, मतलब 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से 50 अमीनो एसिड रहता है।
तो फिर से बोल दे रहे, प्रोटीन जो है ना वो लार्ज साइज मैक्रोमोलेक्यूल्स है जिसमें एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स पाए जाते हैं। रियली में प्रोटीन जो होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, अर्थात उसमें करीब 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हेट्रोपॉलीमर लिखे हैं। होमोपॉलीमर हम लोग पीछे पढ़े थे कि वैसे पॉलीमर को पॉली पॉलीसेकेराइड हो या प्रोटीन हो या लिपिड हो, उसको हेट्रोपॉलीमर कहते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्या हो, यूनिट हो, मोनोमर्स हो। जबकि होमो अगर शब्द यूज करते हैं होमोपॉलीमर के रूप में, तो इसका मतलब होता है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सब के सब एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आपका अलग अलग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए इसको हम लोग हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। नेक्स्ट जो बात दिमाग में यहाँ पर रखने का है कि किस पॉलीपेप्टाइड को, किस पेप्टाइड चेन को हम लोग प्रोटीन बोलेंगे। तो वैसे पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन बोलते हैं जिसमें मिनिमम 50 अमीनो एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट जो बात है कि प्रोटीन जो होता है किसी भी सेल के टोटल ड्राई मास का करीब 2/3 होता है, अर्थात ये सबसे ज्यादा डाइवर्स या सबसे ज्यादा जो है ना वो पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल्स है किसी भी बॉडी में, सेल में। तो ये मोस्ट डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल्स है और विभिन्न रूपों में भी पाया जाता है, ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मोस्ट डाइवर्स लिख रहे हैं। अगर एनिमल का बात करें तो एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम कोलेजन है। अगर प्लांट का या पूरे विश्व का बात करें, यूनिवर्स का बात करें, ब्रह्मांड का बात करें, तो इस संसार में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आपका जो प्रोटीन है वो रूबिस्को है, जो कि प्लांट में पाया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे ज्यादा आपका पाया जाने वाला जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो कौन है, रूबिस्को। जबकि पौधों में ये बात है और पूरे पूरे ब्रह्मांड में, जबकि अगर केवल जंतु का बात आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला है वो कौन है, कोलेजन है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो रूबिस्को है, रूबिस्को जो होता है एक प्रकार का एंजाइम है जो कि कार्बन फिक्सेशन में अर्थात CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 गैस को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में, मतलब एनर्जी रिच मटेरियल में कन्वर्ट होने में मदद करता है। नेक्स्ट जो बात होता है, ये पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो चेन के रूप में होता है और पॉलीपेप्टाइड में आपका क्या होता है, अमीनो एसिड होता है पॉलीमर के रूप में, जो आपस में जुड़ा होता है एक बॉन्ड से, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो फिर से बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड क्या है, दिमाग में अगर आए तो आराम से दिमाग में लगा बता देना है किसी को। पॉलीपेप्टाइड उस रचना को कहते हैं, वैसी रचना है जो अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं और अमीनो एसिड्स आपस में वहां जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। लेकिन वैसा पॉलीपेप्टाइड जो कम से कम 50 अमीनो एसिड का है तो क्या कहलाता है, वो आपका प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते, जो प्रोटीन होता है उसमें जो एलिमेंट्स का अगर बात करें तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है प्रमुख रूप से। ये तो रहेगा ही रहेगा किसी भी प्रोटीन में, लेकिन कुछ जो होते हैं उसमें आपका सल्फर भी पाया जाता है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट ये आपका प्रोटीन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों से अलग होता है केवल एक क्राइटेरिया में, और वो क्राइटेरिया है कि उन दोनों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, जबकि आपका जो ये है प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट इन दोनों में होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है ना वो कभी भी फैट में और कभी भी कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता। इवन न्यूक्लिक एसिड में भी जो है ना आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन अगर इन तीनों का बात करें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट में नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। अब यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा था अमीनो एसिड का, तो हम लोग अब नीचे शुरू करते हैं अमीनो एसिड, उसके बाद डिटेल से फिर प्रोटीन के बारे में जान लेंगे।
अमीनो एसिड जो होता है, हम लोग इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं AAS, ये शब्द बार बार यूज होगा, AS, तो ये आपके दिमाग में जाना चाहिए कि ये क्या है, अमीनो एसिड्स या एसिड है। अमीनो एसिड जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का, और रियली में ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है, मतलब वैसा मीथेन जिसके जो आपके जो कंपोनेंट थे वो हटा दिए गए हैं, जिसके जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थे वो जिसमें जो ग्रुप थे वो सब्स्टिट्यूएंट हो चुके हैं, मतलब वो दूसरे ग्रुप के द्वारा हटा दिए गए हैं, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं अमीनो एसिड को। इसमें जो है ना 4 प्रकार के सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं, और इनका जो आपका कार्बन का वैलेंसी या पोजीशन हम लोग जानते हैं कि वो आपका 4 बॉन्ड बना सकता है। तो चारों जो होता है उस पर अलग अलग ग्रुप होता है, जो कि मीथेन में केवल हाइड्रोजन ग्रुप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो प्रोटीन के बारे में आपको बताया था कि प्रोटीन मैक्रोमोलेक्यूल्स काफी बड़ा होता है, लेकिन अमीनो एसिड जो होता है ना माइक्रोमोलेक्यूल्स होता है, छोटा होता है, अर्थात आराम से सेल मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, जिसमें एक अमीनो ग्रुप NH2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स में पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप समझ रहे होंगे, COOH, सारे के सारे आपका अमीनो एसिड्स, जो भी अमीनो एसिड्स होगा उन सब में ये दोनों पाया जाएगा, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। और चूंकि ये सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स एक ही जो है ना आपका कार्बन से जुड़ा होता है, और आप शायद जानते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार कि वैसा कार्बन जिसमें आपका क्या होता है, चारों के चारों ग्रुप्स अलग अलग तरह के होते हैं, उसको कैरल अमीनो एसिड्स कहते हैं। कायरल जो है ना कार्बन कहते हैं, चिरल है ना, चिरल आपका कार्बन कहते हैं। तो आप शायद जानते होंगे यहाँ पर एक अल्फा शब्द भी यूज होता है केमिस्ट्री में, वैसे कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप जाकर जुड़ता है। किसी भी कंपाउंड का वह कार्बन जिस पर उसका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या अमीनो ग्रुप है, दोनों के दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, अर्थात अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, और इसीलिए अमीनो एसिड्स को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। मतलब केवल एक कार्बन होता है और वो आपका किस रूप में पाया जाता है, अमीनो एसिड को अमीनो ग्रुप को आपस में को अपने में जोड़ के रखता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अपने में जोड़ कर रखता है, एक तरफ जो है ना हाइड्रोजन रखता है और एक तरफ R रखता है, जिस पर कोई भी आपका ग्रुप हो सकता है। तो इसलिए ये चूंकि अल्फा हो गया हो, चूंकि उस पर दो दो फंक्शन ग्रुप है और किसी और पर नहीं है, तो इस अमीनो एसिड्स को या अमीनो एसिड्स को हम लोग इस स्थिति में अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्बन होता है वो किस रूप में होता है, अल्फा कार्बन के रूप में होता है। नेक्स्ट जो बात करते, इसमें जो अल्फा कार्बन होता है उसमें इन दोनों के अलावे अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावे दो चीज और पाया जाता है, एक हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा होता है R ग्रुप, जो कि वेरिएबल होता है, बदलता है। तो R ग्रुप के नेचर के आधार पर ही अमीनो एसिड्स एक दूसरे से अलग अलग होता है या उसके कैरेक्टर्स आते हैं, अर्थात कोई पार्टिकुलर अमीनो एसिड, यूनिक अमीनो एसिड्स में यूनिक आपका R ग्रुप होता है, बाकी तीनों कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन, NH2, COOH सभी के सभी अमीनो एसिड्स में सेम होते हैं। ठीक है, केवल R ग्रुप ही उसको एक दूसरे से अलग बनाता है। अब हम इसमें आगे देखते, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, आपको शुरू में इसी में बताए थे जब हम शुरू कर रहे थे कि जो भी प्रॉपर्टी होगा अमीनो एसिड्स का वो क्यों होगा, तो उसमें 3 आपका है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और R ग्रुप है। इस बात को दिमाग में रखिएगा
कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कैरेक्टर होता है उसके फंक्शनल ग्रुप पर ही निर्भर करता है। और यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2 हैं, एक NH2 और एक COOH। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन है और क्या है? R ग्रुप है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिगर से देख लेते हैं। देखो ये जो बीच में कार्बन है इसका, ये आपका अल्फा कार्बन है, मतलब वैसा कार्बन जिस पे जाकर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ NH2 था और एक तरफ आपका COOH है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये जो R ग्रुप है वो आपका साइड चेन के रूप में होता है, और इसी के आधार पर हम लोग अमीनो एसिड्स को 20 टाइप के अमीनो एसिड्स में बांटते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स को हम लोग अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स में बांटते हैं, इसका आधार सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप है, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, साइड चेन के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो ये कि अमीनो एसिड को हम लोग समांतर 2 भाग में बांट सकते हैं, एक पोलर अमीनो एसिड्स और एक नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। इसको वर्तमान में हम फिलहाल एक जो है ना आपका उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं। देखिए ग्लाइसिन बना हुआ है, ग्लाइसिन में देखिए आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस अमीनो ग्रुप, ये दोनों के दोनों जो है ना वो सेम है बगल वाले सेरीन के साथ। हाइड्रोजन जो है ना वो भी आपका सेम है बगल वाले जो है ना आपका किसके साथ? सेरीन के साथ। लेकिन वो जो आपका साइड चेन है R ग्रुप है वो CH2OH के रूप में है, जो इसको पोलर के जगह पर नॉन पोलर बनाता है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एक लिखने में गलती हो गया था हमसे। अमीनो एसिड जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, नॉन पोलर अमीनो एसिड और पोलर अमीनो एसिड्स। उल्टा लिख दिए थे हम। नॉन पोलर जो होता है उसमें आपका देख लीजिए दोनों जो आपका अल्फा कार्बन होता है उसमें एक तरफ तो अमीनो ग्रुप हो गया, एक तरफ जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, लेकिन बाकी जो 2 इंड बचा उसमें एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ जो है वो भी आपका हाइड्रोजन ही पाया जाता है। लेकिन जो पोलर अमीनो एसिड्स होता है उसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ जो है ना CH2OH ग्रुप आपका या कोई और ग्रुप पाया जाता है जो इसको पोलर बनाता है, जैसे कि सेरीन वगैरह में हम देखते हैं। तो ग्लाइसिन ये जो आपको बना है सिंपल आपका अमीनो एसिड्स है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड्स में है, और वो आप देख सकते हैं उसमें आपका जो है ना हाइड्रोजन पाया जाता है, वो आपका नॉन पोलर होता है, बनाता है इसको। जबकि इसमें क्या होता है, कोई ग्रुप होता है CH2OH है यहाँ पर, या कोई और ग्रुप होता है जो इसको पोलर बनाता है। तो पोलर और नॉन पोलर जो है ना वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अमीनो एसिड्स में। और इसको थोड़ा सा अगला दिन और लिख लेंगे।